हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के चैप्टर वेक्टर एनालिसिस सदिश विश्लेषण के कुछ टॉपिक का हम लोग आज अच्छे से देखेंगे। और ये क्या क्या टॉपिक्स हैं ये भी आप इसमें देखेंगे। तो नोट करने के पहले आप पेन और कॉपी निकालें और नोट करना शुरू करें और साथ में अच्छे से इसको समझते चलें। भौतिक राशियां मुख्यतः दो तरह की होती हैं, एक अदिश राशि और दूसरी सदिश राशि। अदिश राशि अदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे दूरी, समय, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, घनत्व, वैद्युत आवेश, विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति आदि। और जो अदिश राशियां होती हैं उन राशियों को जो साधारण बीजगणितीय नियम होते हैं उसके द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा अथवा भाग किया जाता है। तो इस तरह से ये हो गई अदिश राशियां। अदिश का मतलब कि जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसके रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। मीन्स मैग्नीट्यूड as well as direction both are needed to represent these physical quantities, then they are said to be vector quantities। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, आवेग, भार, संवेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, धारा घनत्व, ये सभी जो है सदिश राशियां हैं। जैसे विस्थापन है तो विस्थापन एक निश्चित दिशा में होगा। जब निश्चित दिशा में होगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होगी। वेग, इसमें एक निश्चित चाल होगी और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसलिए वेग भी क्या हुआ? सदिश राशि हुआ। इसी तरह से बल, कोई भी बल अगर आप लगा रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, और जब बल लगाएंगे तो वह वस्तु आगे की दिशा में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अब ये इस पर निर्भर करता है कि वह बल संतुलित है या असंतुलित है। तो ये सदिश राशि हो गई। सदिश मीन्स हो गया सदिश, दिशा के सहित, अर्थात मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर नीडेड टू रिप्रेजेंट दीज फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार। जो सदिश राशियां हैं, जो वेक्टर हैं, वह मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक ध्रुवीय वेक्टर, पोलर वेक्टर, और दूसरा अक्षीय वेक्टर या एक्सियल वेक्टर। तो ध्रुवीय वेक्टर क्या होते हैं? वे वेक्टर जो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होते हैं अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर कार्य करते हैं, वह ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। जैसे बल, वेग, विस्थापन, संवेग आदि। ये राशियां ध्रुवीय वेक्टर यानी पोलर वेक्टर कही जाती हैं। अक्षीय वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, वे वेक्टर या वे सदिश जो घूर्णन प्रभाव को दर्शाते हैं। घूर्णन प्रभाव अर्थात वह वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमती हो या घूमने की प्रवृत्ति रखती हो तो घूर्णन अक्ष के अनुदिश कार्य करते हैं, और ऐसी राशियां अक्षीय सदिश या अक्षीय वेक्टर कहलाते हैं। जैसे कोणीय वेग, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग। अब ये राशियां क्या हैं? अक्षीय वेक्टर अर्थात एक्सियल वेक्टर हैं। अब इसके बाद आप ये जानना चाहेंगे कि सदिश राशियों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसको जो है कैसे नोटेशन उसका माने क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है।
तो जितनी भी सदिश राशियां होती हैं उन सदिश राशियों को अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट अर्थात जो आपका ABCD अप टू जेड है वहां तक जो भी अल्फ़ाबेट्स होंगे उनके ऊपर तीर लगा दिया जाता है, उनके ऊपर तीर लगा दिया जाता है। और जब तीर लगा देते हैं तो वह राशि आप बिना पढ़े आप उसको देख करके कहेंगे कि हाँ यह सदिश राशि है। जैसे विस्थापन के लिए हमने अगर सपोज कर लीजिए कि यस प्रयोग किया तो एस के ऊपर एरो लगा दिया, बल को एफ से निरूपित करते हैं, एफ के ऊपर एरो लगा दिया, तो यह दर्शाता है कि यह बल क्या है, सदिश राशि है। त्वरण पर लग गया तो त्वरण क्या है, सदिश राशि है। इसी तरह से कोई क्वांटिटी है जो ए है, बी है, पी है, तो इसको हम जो है इसके ऊपर एरो लगा देंगे तो ये हो गया। अब इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर पी आदि। अब सदिश राशियों को ग्राफीय रूप में, ग्राफ के रूप में एक बाण यानी तीर के द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसकी लंबाई उचित पैमाने पर सदिश राशि के परिमाण को तथा तीर का बाणाग्र जो उसका हेड होता है वह सदिश राशि की दिशा को निरूपित करता है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर यह दर्शाया कि 10 न्यूटन का बल, 10 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में कार्य कर रहा है। तो 10 न्यूटन का मतलब अब यहां पर हम ये सपोज कर लेंगे कि 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 10 न्यूटन बराबर 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर लंबा जो है खींचेंगे और हेड मतलब उसमें जो है एक तीर लगा देंगे। तो यह तीर यह प्रदर्शित करता है कि बल यहां से शुरू हुआ है और इस दिशा में लग रहा है। तो यह इसके मैग्नीट्यूड, इसकी जितनी लंबाई होगी यह इसके मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। और जो तीर लगा, यह तीर जो है यह बताता है कि इस दिशा में लग रहा है। अब किसी सदिश राशि का जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उससे सदिश का मापांक मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहते हैं। मापांक, माप का अंक। तो जैसे वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का मापांक या परिमाण, इसको हम पढ़ेंगे मॉडुलस, मॉड, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो है रख देते हैं वेक्टर को, तो उसे पढ़ेंगे मॉड वेक्टर ए, या इसे जो है ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं जिसमें कि जो है कोई वेक्टर नहीं लगाया गया। तो यह दर्शाता है कि यह इसका मैग्नीट्यूड है। सदिशों का वर्गीकरण। सदिशों का वर्गीकरण, जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उन वेक्टर क्वांटिटीज को हम किस तरह के वेक्टर के रूप में देखेंगे। तो इसमें से जैसे आप ये देख रहे हैं कि समान वेक्टर, तो दो या दो से अधिक वे वेक्टर या सभी समांतर वेक्टर जिनके परिमाण, मैग्नीट्यूड बराबर होंगे और उनकी दिशाएं समान होगी, वे समान वेक्टर कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। मीन्स जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे कि वेक्टर ए है, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीनों वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड हैं वह बराबर हैं और यह सभी एक ही दिशा में हैं, यानी एक दूसरे के समानांतर हैं। तो यह दर्शाता है कि यह तीनों वेक्टर ए, बी और सी यह समान वेक्टर हैं। और समान वेक्टर को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी। विपरीत वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, अपोजिट से क्या तात्पर्य है, उल्टा, एक दूसरे के विपरीत। तो ऐसे दो समांतर वेक्टर जिनके परिमाण बराबर और दिशाएं विपरीत हों वे विपरीत वेक्टर कहलाते हैं। अब इसमें आप देखें कि वेक्टर ए 5 यूनिट दाहिनी तरफ और बी 5 यूनिट बाएं तरफ, दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो ये क्या कहा जाएगा, यह कहा जाएगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों विपरीत वेक्टर हैं, अपोजिट वेक्टर्स हैं। और ये लिखेंगे कैसे, वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी। समरेखीय वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, समान अथवा असमान परिमाण के
मतलब कि उनके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। वे सभी वेक्टर जो परस्पर समानांतर हों, मतलब कि समानांतर हों, मैग्नीट्यूड उनका अलग अलग हो लेकिन वह समानांतर हों, समरेखीय वेक्टर कहलाते हैं। जैसे ए बी सी डी, ये 4 वेक्टर देख रहे होंगे। ए और सी की दिशा राइट साइड है, बी और डी की दिशा लेफ्ट साइड है, लेकिन सभी एक दूसरे के समानांतर हैं और इनके मैग्नीट्यूड भी देख रहे होंगे कि अलग अलग हैं। तो यह कैसे वेक्टर कहे जाएंगे? समरेखीय, अर्थात कोलिनियर वेक्टर कहे जाएंगे। सह प्रारंभिक वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल शब्द ही यह दर्शाता है कि वे सभी वेक्टर जिनके प्रारंभिक बिंदु समान हों, अर्थात सभी वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट हुए हों, कि एक ही जगह से जो है उनकी शुरुआत हुई हो, उन्हें हम सह प्रारंभिक वेक्टर कहते हैं। जैसे देखें, वेक्टर ई, एफ, जी और एच सभी जो है ओ से शुरू हुए हैं, ओ से इधर गया है, ओ से एफ, ये ओ से, और सभी आप देख रहे होंगे कि चारों वेक्टर कहाँ से खींचे गए? सेंटर इसका ओ है, तो यह इसका प्रारंभिक, मतलब कि यह चारों वेक्टर सह प्रारंभिक वेक्टर या को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। सह समतलीय वेक्टर, कोप्लेनर। तो कोप्लेनर वेक्टर से क्या तात्पर्य है? वे सभी वेक्टर जो एक तल में स्थित होते हैं, एक तल में स्थित होते हैं, वे सह समतलीय वेक्टर कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये ब्लैक वाला पोर्शन, ये ब्लैक बोर्ड है। इस ब्लैक बोर्ड पर यह P, Q और R, ये 3 वेक्टर खींचे गए हैं। यह तीनों वेक्टर किस तल में हैं? ब्लैक बोर्ड के तल में हैं। तो एक ही तल में स्थित हुए। तो जब एक ही तल में स्थित हुए तो हम इसे क्या कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे या सह समतलीय वेक्टर कहेंगे। एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर, वह वेक्टर जिसका परिमाण इकाई अर्थात 1 होता है, 1, एकांक वेक्टर कहलाता है। एकांक से तात्पर्य है एक अंक, अर्थात 1। तो एकांक वेक्टर को ए कैप, ए के ऊपर आप देख रहे होंगे टोपी जैसे पहनाया गया है, तो इसको पढ़ते हैं ए कैप से निरूपित करते हैं। तो अब किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा, उस यूनिट वेक्टर को हम इस तरह दर्शाएंगे कि जैसे अगर ए है तो ए का यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल्स टू, होता क्या है? उस वेक्टर की वैल्यू और उसके मैग्नीट्यूड परिमाण से भाग दे देते हैं। तो वेक्टर ए अपान उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कैसे दिखाते हैं? मॉड, मॉड वेक्टर ए। तो इस तरह से ये हो गया वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का परिमाण। अर्थात किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? उस वेक्टर को उसके परिमाण से भाग दे देंगे। उस वेक्टर को उसके परिमाण से भाग दे देंगे तो जो मिलेगा वह क्या होगा? उस वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर होगा। लंबकोणीय एकांक वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल। तो अब ये है क्या? लंबकोणीय अक्षों x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष की दिशाओं में एकांक सदिशों को i, j तथा k के रूप में लिखा जाता है। यूनिट वेक्टर जो है i, j, k, x के अलांग होगा तो i, y के अलांग होगा तो j और z के अलांग होगा तो यूनिट वेक्टर k से निरूपित किया जाता है। और यह जो यूनिट वेक्टर है इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसका मॉड जो होगा, मॉड यूनिट वेक्टर i इक्वल्स टू मॉड यूनिट वेक्टर j इक्वल्स टू मॉड यूनिट वेक्टर k, और सबकी वैल्यू होगी 1 क्योंकि सभी यूनिट वेक्टर हैं। किसी वेक्टर a को समकोणीय घटकों में कैसे लिखेंगे? तो i के अलांग कुछ होगा कंपोनेंट, कुछ j के अलांग होगा, कुछ k के अलांग होगा, और जिसके अलांग नहीं होगा उसका 0 कंपोनेंट लिखा जाएगा। तो जैसे a है तो a को हम लिखेंगे ax i प्लस ay j प्लस az k। तो i j k
यह दर्शा रहा है कि यह जो कंपोनेंट है यह एक्स के एलांग है, एक्स अक्ष पर है, ए वाई एक्सिस की तरफ है और ए जेड के एक्सिस की तरफ है। अब जब हम वेक्टर को a इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के फॉर्म में लिखेंगे तो अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए वेक्टर a का जो परिमाण होगा यह अंडर रूट तीनों कंपोनेंट जो आई जे के की जो कोफिशिएंट हैं, आई जे के जो कोफिशिएंट हैं उन कोफिशिएंट को साइन सहित यहां पर रख करके ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, मतलब तीनों कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम जो स्क्वायर रूट होगा यह होगा इसका परिमाण। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। शून्य वेक्टर, नल वेक्टर, वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य वेक्टर कहलाता है। इसे जीरो के ऊपर एरो से लिखा जाता है, इसकी दिशा अनिश्चित होती है। अब आप ये कहेंगे कि जब यह जीरो है तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? तो अब आप यहां पे ये जाने कि जैसे वेक्टर ए बराबर 5 यूनिट उत्तर दिशा में, वेक्टर बी बराबर 5 यूनिट दक्षिण दिशा में, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करेंगे तो वेक्टर ए प्लस 5 और वेक्टर बी की दिशा बदल गई तो -5, तो 5 - 5 इक्वल्स टू 0। लेकिन वेक्टर के नियम से वेक्टर में वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर मिलेगा, वेक्टर में से वेक्टर को घटाएंगे तब भी वेक्टर मिलेगा, तो यहां पे 0 का कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसी तरह से है स्थानीय या नियत वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, वे वेक्टर जिनका प्रारंभिक बिंदु नियत हो स्थानीय या नियत वेक्टर कहलाते हैं। नियत हो मतलब कि फिक्स पॉइंट से जो है वह वेक्टर स्टार्ट होता हो तो उसे हम लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। और इसी तरह से मुक्त वेक्टर, फ्री वेक्टर, वे वेक्टर जिनका प्रारंभिक बिंदु नियत न हो तथा उसी रेखा पर किसी अन्य बिंदु पर विस्थापित करने पर कोई प्रभाव न हो उसे मुक्त वेक्टर कहते हैं। जैसे अगर विस्थापन है, अगर विस्थापन पर आप ए से बी चल रहे हैं और वो लाइन एक्स तक गई है तो ए से बी न चल करके अगर हम बी से सी समान दूरी चलते हैं तब भी वह उतना ही होगा। तो इसलिए इसे आप कह सकते हैं कि यह मुक्त वेक्टर की श्रेणी में आएगा। स्थिति वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष मतलब कि पॉइंट ऑफ रिफरेंस, जो रिफरेंस पॉइंट होगा उस रिफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी अन्य बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला वेक्टर उस बिंदु का स्थिति वेक्टर या पोजीशन वेक्टर कहलाता है। जैसे ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दिखाए गए हैं और ये हमारा एक वेक्टर है ओ से पी, ओ से पी। अब यह ओ से पी जो है ओ से स्टार्ट हुआ और इसकी दिशा पी की तरफ है और इसका जो मैग्नीट्यूड है आर है। तो अब हम इसे दिशा के साथ वेक्टर आर यह कहेंगे तो ओपी इक्वल्स टू वेक्टर आर और यह इसका पोजीशन वेक्टर है। तो इसमें रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? ओ हुआ। हम ओ से ही जो है इसको जानेंगे। तो मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदु पी का स्थिति वेक्टर हो गया आर इक्वल्स टू ओ पी, ओ से पी तक की दूरी, तो यह हो गया वेक्टर आर। अब इसे हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर आप कहां से शुरू करेंगे? जो उसकी अक्ष का ओरिजिन होगा वहां से स्टार्ट करते हैं। विस्थापन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यदि गति करते समय किसी कण की दो अलग अलग समयों पर स्थितियां क्रमशः P तथा Q हैं तो क्या होगा? OP इक्वल्स टू वेक्टर R1, OQ इक्वल्स टू वेक्टर R2। तो पहले क्या हुआ? पार्टिकल, ये वेक्टर जो हमारा R1 है OP है। अब इसके बाद T समय के बाद जो है उसकी पोजीशन चेंज होकर के हो गई R2 यानी OQ। तो वह P से Q गया
तो जब P से Q शिफ्ट हुआ तो कितना शिफ्ट हुआ, यह हमने सपोज कर लिया कि यह वेक्टर R है। तो अब यह वेक्टर R होगा कितना, यह P से कहाँ गया, Q पर गया। तो इसका मतलब हो गया कि जो PQ की वैल्यू है, जो वेक्टर PQ है, यह हो गया फाइनल वेक्टर क्या है हमारा, OQ। इनिशियल वेक्टर क्या है, OP। तो वैल्यू हमारी हो गई OQ माइनस OP, जो कि यहाँ पे लिखा गया है PQ इक्वल्स टू OQ माइनस OP। और PQ क्या है, वेक्टर R है, OQ R2 है और OP R1 है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं तो फाइनल में से इनिशियल वाले वेक्टर पोजीशन वेक्टर को माइनस करते हैं, तो जो वैल्यू मिलती है वह होता है हमारा विस्थापन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यह विस्थापन वेक्टर यह दर्शाता है कि t समय में कण कितना और किस दिशा में विस्थापित हुआ है। तो अब यहां से अगर हम इसकी दिशा देखें तो ये कह सकते हैं ना कि कण यहां पर था और यह उस P से Q तक शिफ्ट किया, किस दिशा में गया, P से Q की दिशा में गया। तो t समय में यह कण कुछ विस्थापित हुआ।